पढ़ रहे थे हम लोग कि लेबर में आपका कोई भी हो सकता है, मैन वुमेन सब लोग ही काम करते हैं। उसके बाद मतलब मॉडर्न जो मैकेनिकल मशीनें बहुत आ गई हैं, लेकिन फिर भी हम लोग क्या है, लेबर के बिना काम नहीं कर सकते। कोई भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, विदाउट कंस्ट्रक्शन लेबर सर्वाइव नहीं कर पाएगी, चाहे मशीन उनके पास कितनी भी अवेलेबल हो। द लेबर इज एम्प्लॉयड एवरी स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन। किसी भी स्टेज पे वो लेबर की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, चाहे हम एक्सकवेशन कर रहे हैं या कंक्रीटिंग कर रहे हैं, चाहे ब्रिक वर्क करें या फॉर्म वर्क लगा रहे हैं। मतलब ये तो सारा तुम्हें पता ही है कि कौन कौन सा प्रोसेस हम लोग करते हैं। अब अपनी मर्जी से तुम आते रहोगे। उसके बाद है हमारा कि कंस्ट्रक्शन लेबर इंडिया में चीपली अवेलेबल है, किसी को कभी भी बुलाना हो हमें मिल जाएगा। बट द एक्चुअल कंडीशन ऑफ द वर्कर एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज फार फ्रॉम द सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल में क्या है, जिस जो काम हम उनसे करवाना चाह रहे हैं वो भी नहीं हो पा रहा है, और ना ही उनकी जो कंडीशन है उसको भी हम लोग सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद है दे आर ऑफन विक्टिमाइज्ड बाय द लेबर कॉन्ट्रैक्टर। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है वो वेज पेड के नाम, पेमेंट के नाम पे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है। अरे मैं तुम्हें ही ज्वाइन कराती रहूं क्या आज? इतना लेट आते हो तुम लोग। बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। इट्स सैड टू से द पीपल हु बिल्ड पेटिएबल एंड कंफर्टेबल लिविंग हाउसेस फॉर द सोसाइटी। जो लेबर वाले घर बना रहे हैं लोगों के लिए, उनके लिए बहुत बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, लेकिन उनके रहने के लिए उनके खून पसीने से सोसाइटी खड़ी होती है। और सोसाइटी विद देयर स्वेट एंड ब्लड, ठीक है, उनके खून पसीने से हमारी जो सोसाइटी खड़ी हो रही है, लेकिन हैव बीन देमसेल्फ लिविंग इन द अनहेल्दी और इनसेनेटरी कंडीशन। लेकिन एक्चुअल में वो खुद ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा है। There are the many organizations such as the trade union which have come forward to rescue the construction worker. बहुत सारी यूनियन है जो काम करती हैं और इनको क्या है, अच्छी कंडीशन में लाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। But the improvement in this direction are moving snail pace. जैसे कछुए की चाल होती है, ऐसे इनकी डायरेक्शन में इम्प्रूवमेंट हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट certain law have carrying a amendment time to time. इस डायरेक्शन में इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सारे लॉ लेके आती है, काम करती है, लेकिन बट इन्फॉर्मेंस रूल आर नॉट प्रॉपर। लेकिन उन लॉ को कोई मानता नहीं है, फॉलो कोई नहीं कर रहा। बहुत सारे लॉ होते हैं इनको बजाने के लिए। दिस चैप्टर डिस्कस एट ए लेंथ कंडीशन ऑफ द वर्कर। इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है उनकी क्या कंडीशन है, उनको वेजेस किस हिसाब से दिए जाते हैं, और ट्रेड यूनियन क्या होता है, उसका क्या रिलेशनशिप है। इंडियन वर्कर को अगर हमने सही करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो इंट्रोडक्शन में हमारा हो गया कि लेबर के जो तौर पे क्या है, ये मैन वुमेन चिल्ड्रन सब लोग काम करते हैं। ये लोग बहुत सारी मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, लेकिन बिना लेबर के हमारा काम नहीं चल सकता। और बहुत सारी स्टेजेस हैं, जो भी स्टेजेस होती है, हम चाहे एक्सकवेशन कर रहे हैं, चाहे हम कंक्रीटिंग कर रहे हैं, चाहे हम ब्रिक वर्क करें, कुछ भी काम करें, लेकिन इनके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। इंडिया में चीपली अवेलेबल है लेबर, लेकिन एक्चुअल में उनकी कंडीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है। जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उनका। वो बहुत सारे घर बना रहे हैं हमारे लिए, कंफर्टेबल हाउसेज बना रहे हैं, लेकिन वो अनहेल्दी कंडीशन में रह रहे हैं। बहुत सारी ट्रेड यूनियन है जो काम करती है इनके लिए, पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इम्प्रूवमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी बहुत सारे रूल बना रही है, लेकिन उसके ऊपर कोई इंफॉर्मेंस नहीं है, कोई रूल को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन लेबर इन इंडिया, या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर इन इंडिया। इंडिया में उनकी क्या कंडीशन है?
द कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर इन इंडिया इज पुअर। पहले ही हमने पढ़ लिया कि बहुत ज्यादा पुअर है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री सेक्टर ऑफ आवर कंट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सेक्टर है जो हमारी कंट्री में। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कैन ओनली फंक्शन स्टेडली एंड सेटिस्फैक्टरी, देयर इज द गुड रिवॉर्ड एंड, ये तभी कंटिन्यूअसली, स्टेडली का मतलब है कंटिन्यूअसली और सेटिस्फैक्टरी काम कर सकती है जब किसके बीच में, कंस्ट्रक्शन वर्कर के बीच में और जो एम्प्लॉयर हैं या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनके बीच में अच्छा रिलेशन होगा। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तब वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो यूनियन, जो आपके वर्कर यूनियन है वो कुछ उनके खिलाफ कुछ कंप्लेन करेंगे, वो उधर से कुछ करेंगे, तो ऐसे करके ना ही काम हो पाएगा। तो इसलिए आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद some sign of the improvement has become visible in the direction many experienced worker have started to, कुछ साइन है हमें जो दिखते हैं कि जिसकी वजह से क्या है, इम्प्रूवमेंट हो रही है। कुछ जो लेबर वाले होते हैं जिसको ज्यादा नॉलेज हो जाती है वो खुद ही क्या है, बाद में जैसे यूनियन बना लेते हैं, वो लोग एक पीटी कॉन्ट्रैक्ट, छोटे कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करने लग जाते हैं। सब कुछ होने के बाद भी क्या है कि ये सब कुछ गोल है, इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, सेटिस्फैक्टरी कंडीशन नहीं है। अब आगे है कि क्या क्या चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की पुअर कंडीशन के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूसरे लोग ही उनको दिक्कत कर रहे हैं इसीलिए वो गरीब है, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो खुद रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए। पहला जो पॉइंट है, लो वेजेस एंड हेक्टिक शेड्यूल ऑफ वर्क, कम पैसे मिलते हैं उनको लेकिन बहुत ज्यादा काम लिया जाता है, कि मतलब बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है उनका। उसके बाद सेकंड पॉइंट है अनहाइजेनिक एंड पुअर लिविंग कंडीशन एट द कंस्ट्रक्शन साइट। जहां वो रहते हैं, जिसपे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे मतलब उनके लिए झोपड़ियां वगैरह होती हैं, कोई रहने के लिए कोई अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग नहीं होती। तो इस वजह से जैसी वो जगह पे रहेंगे तो बीमारियां वगैरह भी लगेगी। उसके बाद इलिटरेसी ऑफ द वर्कर, पढ़े लिखे नहीं है वो, ताकि उनको पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया कि अशिक्षा, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं है, नॉलेज नहीं है उनको बात। उसके बाद इनसिक्योरिटी ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट, परमानेंट जॉब नहीं है उनकी, आज काम कर रहे हैं कल कहीं और चले जाएंगे वो, उनके लिए ऐसा नहीं है कि आज है कल को उनको मना भी कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है इसीलिए लेबर भी चीपली अवेलेबल है, और जब कोई चीज चीपली अवेलेबल होती है तो उसको विदाउट डे वर्क देयर विल बी नो फायर इन देयर किचन, वो पूरा दिन काम करते हैं लेकिन शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इट्स फुली एक्सप्लॉइटेड बाय द अथॉरिटी ऑफ प्राइवेट फर्म और कॉन्ट्रैक्टर, जो प्राइवेट कंपनी है और कॉन्ट्रैक्टर है उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। नो प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेड यूनियन फाइटिंग फॉर देयर कॉज, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन या ट्रेड यूनियन नहीं है जो उनके लिए प्रॉपर लड़ सके। नाम की बहुत सारी हैं लेकिन एक्चुअल में कोई वर्क नहीं हो रहा उनके ऊपर, हमने ये पहले ही इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है, absence ऑफ एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम और वेलफेयर एक्टिविटी फॉर वर्कर, उनको कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करवाया जाता, ना ही कोई वेलफेयर एक्टिविटी की जाती है जिनसे उनको नॉलेज हो जाए। उसके बाद रिक्रिएशन फैसिलिटी आर नॉट प्रोवाइडेड, उनकी मतलब माइंड को जैसे फ्रेश करने के लिए हमें एंटरटेनमेंट के लिए चीजें चाहिए होती है, तो उनके लिए ऐसे वाली कोई फैसिलिटी नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि जो प्रोग्रेस ऑफ वर्क है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, मेंटली वो थके हुए होते हैं। उसके बाद सेफ्टी सर्विस आर ऑफन निग्लेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं उनको कोई सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की जाती। मोस्ट ऑफ द कंपनी आर नो प्रोविजन ऑफ द इमीडिएटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, एक्सीडेंट हो जाता है साइट पे तो कई कंपनी तो प्रोवाइड करती है लेकिन कई कंपनी कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करती है। कई बार ऐसा होता है साइट दूर होती है, कोई एक्सीडेंट होता है तो वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, तो इसीलिए कोई भी सेफ्टी सर्विस नहीं प्रोवाइड करने की वजह से भी दिक्कत हो रही है। उसके बाद माइग्रेटिंग नेचर ऑफ द लेबर, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये लेबर वाले क्या करते हैं, आज एक जगह पे काम कर रहे हैं फिर थोड़े दिन बाद
जब प्रोजेक्ट चेंज होगा तो दूसरी जगह जाएंगे, या फिर वो कॉन्ट्रैक्टर वाला जो मैं बताया था कि उनके पास खुद के कुछ लेबर वाले होते हैं, तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं। दिस फैक्ट फेयर द स्कूलिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन, इस वजह से उनके बच्चों की स्कूलिंग नहीं हो पाती है, और जब पढ़ेंगे नहीं तो फिर उनको कुछ पता ही नहीं चलेगा। टू मीट देयर फाइनेंशियल डिमांड दे ऑफन स्टार्ट एम्प्लॉइंग देयर चिल्ड्रन विद देम टू, और जो उनके पास पैसे की कमी होती है इसीलिए वो अपने बच्चों को भी क्या करते हैं, वहीं पे साइड पे काम करवाने स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ द पुअर स्टेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ये सबसे ज्यादा बड़ी रीजन है कि वो कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है पुअर है, क्योंकि वो आगे तो उनके बच्चे, जब वो खुद ही गरीब हैं तो उनके बच्चे भी वैसे ही रहेंगे, उनके माइंड में जैसा वो डालेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट, सबसे मेरे को ऐसा लगता है सबसे बड़ा रीजन यही है, सोशल बैड हैबिट प्रिवेलिंग इन द वर्कर सच एज अल्कोहल, गैम्बलिंग, स्मोकिंग। वो ये देखना कि ये जो लोग हैं ये सबसे ज्यादा शराब पीते मिलेंगे, जुआ खेलेंगे, स्मोकिंग करेंगे। एज रिजल्ट दे बिकम प्रोन टू फिजिकल एंड मेंटली डिसीज, जिस वजह से इनको बीमारियां भी लग जाती हैं, फिर उस पर भी पैसा लगाते रहते हैं ये। तो यहाँ हमने कि जो चीजें, कौन कौन सी चीजें हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उनकी पुअर कंडीशन है, पैसे कम मिलते हैं, हेक्टिक शेड्यूल है। दूसरा, अनहेल्दी कंडीशन रहती है जहां पे वो लोग काम करते हैं। थर्ड पॉइंट है कि पढ़े लिखे नहीं है वर्कर, इस वजह से उनको पता नहीं है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद नेक्स्ट है इनसिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कुछ पता नहीं है, आज यहाँ काम कर रहे हैं, आज उनको बोल भी सकते हैं कि कल से आपने नहीं आना, तो कोई परमानेंट जॉब उनकी नहीं रहती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि ज्यादा पॉपुलेशन है तो चीपली अवेलेबल है लेबर, और जब चीपली अवेलेबल होती है तो उनको कोई ज्यादा पैसे मांग तो हटा के दूसरे को भी लगा सकते हैं, तो वो पूरा दिन काम करने के बाद भी शाम को वो खाना बनेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद कोई प्रॉपर ट्रेड यूनियन नहीं है जो उनके हक के लिए लड़ सके। उसके बाद नेक्स्ट, उनको नॉलेज देने के लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं करवाए जाते। उसके बाद उनके माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कोई रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, कोई एक्सीडेंट हो जाता है साइट पे तो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कई कंपनीज प्रोवाइड नहीं करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कि जो लेबर वाले हैं इनका नेचर ऐसा होता है कि ये एक जगह पे काम कर रहे हैं, फिर वहां से दूसरे सिटी में चले जाएंगे, गांव में चले, ऐसे घूमते रहते हैं, तो इनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, वो खुद ही साइड पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन जो है ऐसे ही रहती है। उसके बाद लास्ट जो है, जो इनकी सामाजिक जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब है। ये लोग शराब पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं और जुआ वगैरह खेलते हैं, इस वजह से ये फिजिकली और मेंटली भी क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वेजेस पेड इन वर्कर, अब इसमें है हमारा कि वर्कर को किस हिसाब से पैसे मिलते हैं। दो चीजें हैं यहाँ पे, एक नॉमिनल वेजेस है, एक रियल वेजेस है। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वेजेस आर द फाइनेंशियल बेनिफिट गिवन बाय द एम्प्लॉयर टू वर्कर ऑफ देयर लेबर। जो भी एम्प्लॉयर होता है या कॉन्ट्रैक्टर होता है जो फाइनेंशियल बेनिफिट देता है लेबर वालों को, तो क्या है, उसको क्या है, वेजेस बोलते हैं। मींस ऑल द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट डन बाय द वर्कर टू कंप्लीट द टास्क ऑफ देयर मास्टर। उसने जो भी मेंटली काम किया है या फिजिकली काम किया है, उसको क्या है, उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयर है या कॉन्ट्रैक्टर उसको पैसे देता है, उसको क्या है, वेजेस बोलते हैं। बिसाइड रेम्युनरेशन इन कैश, जो आपका पैसे मिलते हैं वो कैश में हो सकते हैं। नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट कैन बी आल्सो लेबर एज फ्री अकोमोडेशन। कुछ तो जैसे मतलब ऐसे होता है कि बोल देते हैं कि तुम्हें 10,000 रुपए देंगे हम एक महीने के, ठीक है, लेकिन कंपनी में काम करते हैं, 10,000 सैलरी मिलती है और साथ में और बेनिफिट भी मिलते हैं। जैसे मान लो उनको रहने के लिए फ्री अकोमोडेशन मिलेगी, फ्री ट्रैवल मिलेगा। नो नॉर्मल पर्सन will even think of doing work of no compensation. कोई उसके बाद at the religious places like temple, गुरुद्वारा, people after work of no incentive, ठीक है। तो इसके हिसाब से मतलब कई बार क्या होता है कि वो वहां पे फ्री में भी काम कर रहे होते हैं, but still some short of the thought spiritual compensation to exit their mind।
लेकिन फिर भी उनके दिमाग में ये चीजें चलती रहती है, वो कंपनसेट कर देते हैं जब ऐसे वाली जगह पे काम करते हैं, मतलब कम पैसे मिलते हैं उनको। उसके बाद लास्ट में इसने वेजेस की डेफिनेशन दे रखी है। वेजेस में बी डिफाइन द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द वर्कर फॉर यूटिलाइज देयर स्किल एंड एनर्जी। जिस भी स्किल से एनर्जी से उसने काम किया है उसको यूटिलाइज करके जो एम्प्लॉयर है वर्कर को जो भी पेमेंट करता है उसको क्या है, वेजेस बोलते हैं। उसके बाद the wages are paid through a contract between the employer laborer their latter self skill energy। वही चीज रिपीट कर रखी है इसने कि जो भी उसने काम किया है उसके हिसाब से उसको उसकी स्किल के हिसाब से उसकी एनर्जी के हिसाब से उसको क्या है पैसे मिलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है टाइप ऑफ वेजेस। दो टाइप के हैं, नॉमिनल और रियल। नॉमिनल में क्या होता है कि मैंने जो एग्जांपल दिया था अभी यहाँ पे एग्जांपल में है, यहाँ पे टेक द केस ऑफ टू स्किल्ड लेबर ए और बी। दो लोग काम कर रहे हैं, दोनों स्किल्ड हैं। वर्कर ए गेट नॉमिनल वेजेस। नॉमिनल वेजेस मतलब उसको 12,000 महीने के मिलते हैं। मतलब इसके अंदर रहना, खाना और कपड़े वगैरह या फिर कुछ जो भी उनको फ्री में मिलता है, ट्रैवल, वो चीजें नहीं इंक्लूड होती। उसको 12,000 मिल रहे हैं इंडस्ट्री से। जो वर्कर बी है गेट ए कैश अमाउंट ऑफ 8,000। उसको क्या है कंपनी वाले 8,000 दे रहे हैं। ए को 12,000 मिल रहे हैं, बी को 8,000 मिल रहे हैं। इन एडिशन ही लिव ए मीडियम फर्निश हाउस। इसके साथ साथ जो बी है वो ऐसे घर में रह रहा है जो मीडियम फर्निश है, जो कंपनी ने दिया है उसको। रेंटल कॉस्ट ऑफ द सच हाउस लोकेलिटी इज 2,000 पर मंथ। और अगर मान लो देखा जाए तो उस जगह के हिसाब से 2,000 पर मंथ उसका रेंट बनता है। ही इज ऑल्सो प्रोवाइड फ्री फूड। उसको खाने के लिए भी दे रहे हैं, फ्री क्लॉथिंग भी दे रहे हैं। इज एबल टू फ्री ट्रेवलिंग, और उसको आने जाने का खर्चा भी मिलता है। कहीं उसने जाना है, ट्रेवल करना है तो वंस इन ईयर, एक साल में, ठीक है, घूमने के लिए भी कंपनी उसको दे रही है। द कंपनी ऑल्सो प्रोवाइडिंग फ्री मेडिकल सर्विस भी देती है उसको, फ्री एंड लाइफ इंश्योरेंस भी दे रही है, इज लाइफ एंड फैमिली, उसकी फैमिली के लिए भी। अब जो बी है उसको तो क्या 8,000 सैलरी भी मिल रही है, रहने के लिए भी मिला हुआ है, खाना भी मिल रहा है, ट्रैवलिंग भी मिल रही है, इंश्योरेंस भी मिल रहे हैं, तो सैलरी उसकी कम है। On the comparison of the actual wages being earned by the A and B, दोनों को पैसे मिल रहे हैं। We find the standard of the living B is better than A. The real wages offered to the B and the nominal wages is A. अब यहाँ पे एग्जांपल से समझ गए कि जो पेमेंट उसको एक्चुअल में मिलती है, द पेमेंट मेड बाय द एम्प्लॉयर टू वर्कर टू फॉर्म ऑफ द मनी ओनली, जो उसकी पैसे की फॉर्म में जो उसको मिल रहा है उसको नॉमिनल वेजेस बोलते हैं। इसके अंदर कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं होता है, ना ही उसको फ्री अकोमोडेशन मिलती है, ना फ्री फूड मिलता है, ना ही फ्री क्लॉथिंग मिलती है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है रियल वेजेस। इसके अंदर क्या होता है कि टोटल रेम्युनरेशन पेड बाय द वर्कर फॉर द वर्क डन इंक्लूडिंग एडिशनल फैसिलिटी। एडिशनल जो फैसिलिटी होती है जो मैंने अभी बताया कि ये जो ऊपर इसको नहीं मिल रही है, फ्री अकोमोडेशन, फ्री फूड, फ्री क्लोथिंग या फ्री ट्रैवल, तो जब ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी तो वो क्या है, रियल वेजेस में आ जाएगा। इट मे बी अंडरस्टैंड द सम टाइम नॉमिनल वेजेस शो हैंडसम सैलरी। कई बार हमें लगता है कि जैसे मान लो एक बंदे को मिल रहे हैं 4,000 रुपए, हमें लगेगा कि नॉमिनल उसकी सैलरी ज्यादा है, और दूसरे को मिल रहे हैं 30, लेकिन उसको बहुत सारी चीजें क्या है, फ्री मिल रही हैं, तो उसके तो जो सारे पैसे हैं वो क्या है, बच जाएंगे। तो इसीलिए क्या है, जो रियल वेजेस है उसकी जो कंडीशन है, उस लेबर की, उस वर्कर की कंडीशन क्या है, ज्यादा बढ़िया होगी नॉमिनल वेजेस के कंपैरिजन में। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? किसी का कोई डाउट नहीं है? नो मैम। ठीक है, बस आज यहीं तक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके बच्चे, थैंक यू। थैंक यू मैम।